हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बिहार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए स्पीच राइटिंग, यानी कि कंपोजिशन का एक आपका टॉपिक आता है स्पीच राइटिंग का, जिसके ऑप्शन में आपको आर्टिकल दिया हुआ होता है। आपकी मेन एग्जाम में आर्टिकल और स्पीच राइटिंग ये दो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होता है और जिसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक स्पीच, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाषण, ये होती क्या है। देखिए, आर्टिकल और स्पीच इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल इतना है, जो आर्टिकल है वो एक न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं और उनको पढ़ा जाता है, और एक जो स्पीच यानी कि भाषण है उसको लोग सुनते हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका है, यानी कि जो बॉडी रहेगी स्पीच की, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगी आर्टिकल से, लेकिन शुरू की 2-3 जो लाइनें हैं वो आपको चेंज करनी है। तो देखिए, स्पीच राइटिंग जो है इसका फॉर्मेट क्या होता है ये देखते हैं। स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट, जैसे कि आप सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोगों ने स्पीच सुनी भी है जब भी अपन अपने स्कूल में 15 अगस्त का या 26 जनवरी का कोई भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर जो स्पीच है वो सारे लोग देते हैं। तो सबसे पहले जो करने वाली चीज़ है वो क्या है, आपको एड्रेस करना है लोगों को। एड्रेस यानी पता नहीं है, यहाँ पर एड्रेस यानी होता है संबोधन, कि सबसे पहले वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको आपको संबोधित करना होता है। तो स्पीच में यही आपको करना है, केवल ये चीज़ अलग रहेगी, बाकी सारा जो पैटर्न है वो आर्टिकल की तरह सेम रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करनी है, हेडिंग डालनी है, जो कि आपकी कैपिटल लेटर्स में होगी। आपकी जो एग्जाम की आंसर शीट है उसके पेज के एकदम मिडल में, और कैपिटल लेटर में आपको ये जो स्पीच राइटिंग है इसकी हेडिंग डालनी है। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ होगा कि कौन से टॉपिक पे आपको स्पीच देनी है, तो वो टॉपिक जो है हेडिंग के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में हम एक पैराग्राफ की तरह इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं या उनका अभिवादन कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे वो सेंटेंस देखते हैं। ये जो सेंटेंस है, एक दो ये सारी स्पीच राइटिंग में सेम रहते हैं, भले ही टॉपिक अलग हो, लेकिन ये 2-3 लाइनें आपकी सेम रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल vulnerable teachers and my endearing schoolmates। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल यानी कि सम्माननीय प्रिंसिपल, वनरेबल यानी भी आदरणीय और सम्माननीय है कि आदरणीय अध्यापक, एंड और माई एंडियरिंग मेरे प्रिय स्कूलमेट यानी विद्यालय में साथ पढ़ने वालों। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको नाम लिख रहा है, जो लिखना है, जो इस स्पीच को डिलीवर कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। माई सेल्फ, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, फ्रॉम क्लास, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्लास, जिस भी क्लास से हो। फिर आगे आप लिखोगे टुडे आई एम गोइंग टू express my views on, और यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा करके टॉपिक का नाम लिखना होता है। देखिए, जितनी भी स्पीच राइटिंग होएगी उन सब में ये जो 3-4 लाइनें हैं ये आपकी सेम रहेगी। सबसे पहले आप रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल या फिर ऑनरेबल प्रिंसिपल या फिर ऑनरेबल डायरेक्टर लिखोगे, उसके बाद में आपको ऑनरेबल टीचर्स इस तरीके से लिखना है, एंड माई एंडियरिंग स्कूलमेट्स, और उसके बाद में आपको लिखना है गुड मॉर्निंग टू ऑल, के सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। उसके बाद में आप अपने बारे में बताओगे कि आप कौन हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे माई सेल्फ, और उसके बाद में जो इस स्पीच को दे रहा है उसका नाम फ्रॉम क्लास, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्लास। फिर आगे आप बोलोगे टुडे, आज, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज,
एक्सप्रेस यानी होता है प्रकट करना, और व्यूज यानी होता है विचार, कि आज मैं अपने विचारों को प्रकट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच देना है उस टॉपिक का नाम जो है वो इन्वर्टेड कोमा में आप यहाँ पर लिख दोगे, और उसके बाद में अगले पैराग्राफ से आपको जो बॉडी है स्पीच की वो लिखनी है। तो देखिए इसके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, फिर देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट स्पीच को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जा रहा है, राइट ए स्पीच on importance of newspaper to be delivered in morning prayer session in your school। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट ए स्पीच, आपको एक स्पीच लिखनी है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर की। जो न्यूज़पेपर है इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है इस टॉपिक के ऊपर। टू बी डिलीवर्ड, जिसको डिलीवर्ड यानी दिया जाना है, जिस स्पीच को, जिस भाषण को बोला जाना है, इन मॉर्निंग प्रेयर सेशन, हमारी जो सुबह की प्रार्थना सभा होती है उसके अंदर, इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में। तो देखिए इस कहाँ से लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल वनरेबल टीचर्स and my endearing schoolmates। Good morning to all। यहाँ तक हमने जो संबोधन वाला कार्य था वो डेडलाइन में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमें अपने बारे में बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई सेल्फ। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन इस स्पीच को दे रहा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख दो। जैसे हमने यहाँ लिख दिया महेश जांगीट। माई सेल्फ महेश जांगीट, कि मैं महेश जांगीट हूँ, फ्रॉम क्लास 12th और 12th क्लास से हूँ। फिर आगे हमें लिखना है टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो देखिए उसके बाद में हमने लिखा टुडे, आज, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज, मैं मेरे व्यूज यानी विचारों को प्रकट करने जा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर का महत्व क्या है इसके ऊपर मेरे जो भी विचार है उनको मैं इस स्पीच के माध्यम से प्रकट करने जा रहा हूँ। उसके बाद में पैराग्राफ को चेंज करते हुए आपको लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे न्यूज़पेपर brings us the news from all four directions। North, east, west and south।
अब यहाँ पे हमने लिखा है न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अस द न्यूज़। जो न्यूज़पेपर है वो हमारे लिए न्यूज़ लेकर के आता है फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस, जितने हमारी चार डायरेक्शन यानी दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं से। और जो दिशा कौन कौन सी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और इन ही चार दिशाओं से जो न्यूज़ वर्ड है वो बनता है। जैसे नॉर्थ का एन हो गया, ईस्ट का ई हो गया, वेस्ट का डब्ल्यू हो गया और साउथ का एस हो गया। तो इस तरीके से हम ये लाइन लिख देंगे। इसके बाद में लिखेंगे न्यूज़पेपर tries to give us the latest news of the country and the world। अब यहाँ पे हमने लिखा न्यूज़पेपर, एक जो अखबार होता है ट्राइज, वह कोशिश करता है टू गिव अस द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज यानी जो हाल ही में खबर चल रही है वो हमें देने की कोशिश करता है ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बारे में, एंड द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में। फिर नेक्स्ट अपन लिखेंगे न्यूज़पेपर इज लाइक ए मिरर which reflects the political, economic and social conditions। अब देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा है न्यूज़पेपर, एक जो अखबार होता है, इज लाइक अ मिरर, वह एक मिरर यानी कांच की भांति होता है, विच जो कि रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित करता है, द पॉलिटिकल जो राजनीतिक है, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से संबंधित, एंड सोशल सामाजिक कंडीशंस जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को जो न्यूज़पेपर है वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। फिर आगे हम लिखेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मेड पब्लिक थ्रू न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे हमने लिखा है गवर्नमेंट जो सरकार होती है किसी भी देश की, एंड पॉलिटिक्स और जो राजनीति होती है, मेड पब्लिक उसको पब्लिक बनाया जाता है, सार्वजनिक बनाया जाता है थ्रू न्यूज़पेपर। थ्रू यानी माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो सरकार होती है और जो राजनीति होती है इसे पब्लिक यानी सार्वजनिक बनाया जाता है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे newspaper brings awakening among the people against economic, political and social ills। अब देखिए ब्रिंग्स अवेकनिंग, इसका मतलब होता है जागरूक करना। जो न्यूज़पेपर अखबार है वह जागरूक करता है, लोगों में जागरूकता फैलाता है, अगेंस्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इल्स। इल्स यानी होती है जो भी बुरी बातें हैं, इन तीनों इन तीनों चीजों के बारे में, जैसे कि अर्थशास्त्र से संबंधित हो गई, राजनीति से संबंधित हो गई या फिर समाज से संबंधित हो गई, जितनी भी बुरी बातें हैं इनके खिलाफ जो न्यूज़पेपर है यह लोगों को जागरूक करता है, उनके अंदर जागरूकता लाता है। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे देयर आर मैनी
advertisements which are increasing the trade and business। अब देखिए हमने पैराग्राफ यहाँ पर इसलिए चेंज किया है क्योंकि पहले का हमने जो पैराग्राफ लिखा था उसके अंदर तो हमने ये लिखा था कि एक राजनीतिक रूप से या फिर एक अर्थशास्त्र के रूप से जो न्यूज़पेपर है वो क्या भूमिका निभाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक व्यवसाय के अंदर, एक बिजनेस के अंदर जो न्यूज़पेपर है वो क्या भूमिका निभाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा देयर आर मेनी एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट यानी होता है विज्ञापन की। न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। विच आर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी होता है बढ़ाना, जो कि बढ़ा रहे हैं द ट्रेड, व्यापार को, बिजनेस, व्यवसाय को, यानी कि हमारे देश के व्यापार और व्यवसाय को एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे न्यूज़पेपर increases our जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे हमने लिखा न्यूज़पेपर, जो अखबार होते हैं, इंक्रीजेज यह बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं अवर जनरल नॉलेज, हमारे सामान्य ज्ञान को। इट हैज एजुकेशनल वैल्यूज, इसलिए न्यूज़पेपर जो है इसके पास में एजुकेशनल वैल्यूज यानी शिक्षा से संबंधित जो कीमत है वो भी है, यानी कि न्यूज़पेपर हमारी शिक्षा को बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम लिखेंगे 10 द न्यूज़पेपर प्लेज ए वाइटल रोल इन everyone's life। अब देखिए इस स्पीच को हमने 2 पैराग्राफ में चेंज किया। अब देखिए इस स्पीच को हमने 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया। पहला जो पैराग्राफ था उसके अंदर हमने ये बता दिया कि जो न्यूज़पेपर है वो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए किस तरीके से अच्छा है। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में हमने ये बता दिया कि हमारे बिजनेस के लिए और हमारे एजुकेशन के लिए ये किस तरीके से अच्छा है। अब इसके बाद में जो लास्ट लाइन आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो एक वाइटल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो क्या लिखी है 10। इस तरीके से द न्यूज़पेपर, एक जो अखबार है, प्लेज निभाता है ए वाइटल रोल यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका इन एवरीवन्स लाइफ, प्रत्येक के जीवन में। और लास्ट में आपको यहाँ पर थैंक यू लिखना नेसेसरी है। और इस तरीके से जो स्पीच है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का। देखते हैं क्या होता है ये और किस तरीके से लिखते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, देखिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके एग्जाम में रिपोर्ट के अगेंस्ट आता है, यानी कि आपको क्वेश्चन एक रिपोर्ट का दिया हुआ रहेगा, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ रहेगा, जिन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो कि 7 नंबर का आता है। लेकिन पिछले 2 सालों से यानी कि 2019 के पेपर में भी और 2020 के पेपर में भी दोनों क्वेश्चन आपको रिपोर्ट के दिए हुए थे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के नहीं दिए हुए थे। लेकिन फिर भी इसे पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए सबसे पहले हमारी जो बात है वो ये है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तथ्यात्मक, या फिर आप ये भी कह सकते हो वास्तविक, और डिस्क्रिप्शन यानी होता है वर्णन।
आपको एक कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, XYZ कोई भी, उसके ऊपर आपको वर्णन करना है तो वो होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 100 से 150 वर्ड्स तक होती है, और ये भी जो 7 नंबर का आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो देखिए अब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपका आ सकता है प्रोसेस। प्रोसेस यानी होती है प्रक्रिया, यानी कि कोई भी कार्य है उस कार्य को करने की प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसको किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ सकता है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, हाउ टू यूज एन ATM कार्ड, हाउ टू गेट अ रेलवे रिजर्वेशन। ये जो सारे एग्जांपल है वो हमारे प्रोसेस के आते हैं। उसके बाद में एक आपका आ सकता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थिंग, यानी कि कोई भी सामान आपको दे दिया, उस सामान के ऊपर आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है। इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई भी इवेंट घटित हुआ था या फिर एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में आपको वर्णन करना है तो वो भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए एक्सीडेंट का जब हम वर्णन करते हैं या किसी इवेंट का वर्णन करते हैं तो ये एक तरीके से हमारी रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में हम क्या करते थे, पहले कोई भी इवेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड हम वर्णन करते थे कि किस तरीके से क्या कार्य हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और इसीलिए जो इनका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रिपोर्ट में जैसे आप लोग सबसे पहले ये लिखते हो कि राइटर का नेम क्या है, उसके बाद में डेट लिखते हो, उसके बाद में जगह लिखते हो, लेकिन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आपको राइटर का नेम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट और एक्सीडेंट वाले फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होते हैं वो एक तरीके से आपकी रिपोर्ट की तरह होते हैं। लेकिन अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक जो प्रोसेस होती है, कोई भी काम को करने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ to get railway reservation। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और वो लिखने किस बात पर है, हाउ टू गेट रेलवे रिजर्वेशन की, हम रेलवे के लिए रिजर्वेशन कैसे करवा सकते हैं, यानी कि ट्रेन में हमारी टिकट किस तरीके से बुक करवा सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हम आंसर करके लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जिस टॉपिक के ऊपर आप इस डिस्क्रिप्शन को लिख रहे हो। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट रेलवे रिजर्वेशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाउ टू गेट रेलवे रिजर्वेशन। ये हेडिंग का आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल प्रोसेस यानी कि फॉर्मेट है वो केवल इतना है कि सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, और उसके बाद में एक लाइन छोड़ के जो पूरी बातें हैं वो एक पैराग्राफ के रूप में आपको लिखनी है, और कोई इसका फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ हमने हेडिंग लिख दी, इसके बाद में हम इसका पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम टू गेट ए रेलवे रिजर्वेशन is becoming easier day by day। सबसे पहले हमने क्या लाइन लिखी है, टू गेट अ रेलवे रिजर्वेशन की। अगर हमें एक रेलवे रिजर्वेशन लेना है तो रेलवे रिजर्वेशन को लेना इज बिकमिंग, यह बनता जा रहा है, इजियर और भी ज्यादा आसान, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। यानी कि हमें अगर एक रेलवे में बुकिंग करवानी है, अपनी सीट को बुक करना है, तो ये बहुत ज्यादा इजियर बन रहा है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड present ourselves
at railway reservation office। अब देखिए इसके बाद में हमने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शुड प्रेजेंट अवर सेल्व्स, हमें प्रेजेंट यानी उपस्थित करना चाहिए अपने आप को एट रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस, जो रेलवे रिजर्वेशन का ऑफिस है यहाँ पर हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखिए जब हमें कोई भी काम करना है, मान लो बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो सबसे पहले हमें बैंक जाना पड़ेगा। अगर हमें एटीएम यूज करना है तो हमें एटीएम केबिन में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से सबसे पहली जो हमारी लाइन होगी प्रोसेस की, वो इसी हिसाब से होगी कि सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ेगा। इसके बाद में हम लिखेंगे देन वी आर गिवन ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म। अब हमने लिखा है देन, बाद में वी आर गिवन, हमें दिया जाएगा ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, रिजर्वेशन के लिए एक फॉर्म, एक आवेदन पत्र दिया जाएगा। आफ्टरवर्ड्स यानी कि इसके बाद में, द रिजर्वेशन फॉर्म filled up given the name of passengers, comma, their age, comma, their gender, comma, date of journey, comma, name and number of train, comma, place of boarding and final destination, comma, amount paid, etc। अब देखिए उसके बाद में हमने लिखा है आफ्टरवर्ड्स, यानी कि उस ऑफिस में जाने के बाद में और फॉर्म को लेने के बाद में। द रिजर्वेशन फॉर्म फिल्ड अप, जो रिजर्वेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र हमको दिया गया है उसको भरा जाता है। गिवन द नेम ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर यानी यात्रीगण हैं उनका नाम उसके अंदर लिखा जाता है। देयर एज, उनकी उम्र उसके अंदर लिखी जाती है। देयर जेंडर, उनका जो लिंग है वो लिखा जाता है। डेट ऑफ जर्नी, जर्नी यानी यात्रा, यात्रा का जो दिन है यानी कि डेट है वो लिखी जाएगी। नेम एंड नंबर ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो भी नेम है, जिस ट्रेन से आप यात्रा करना चाहते हो उस ट्रेन का नाम और नंबर लिखा जाएगा। प्लेस ऑफ बोर्डिंग, प्लेस ऑफ बोर्डिंग यानी जहां से आप जाना चाहते हो। एंड फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल यानी अंतिम, और डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य क्षेत्र, जिस जगह पर आप जाना चाहते हो यानी कि जिस जगह पर आप हो, जहां से जहां तक आप जाना चाहते हो उस जगह का नाम लिखा जाएगा। अमाउंट पेड, कितना भुगतान आपने किया है, ये सारी चीजें जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद में हम लिखेंगे द फॉर्म इज गिवन टू द रिजर्वेशन क्लर्क। द फॉर्म, जो आवेदन पत्र है, इज गिवन, इसको दिया जाता है टू द रिजर्वेशन क्लर्क, जो रिजर्व करने वाला यानी सीट को अलॉट करने वाला, देने वाला जो क्लर्क है उसको ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा, दिया जाएगा। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे ही चेक्स द
he checks the form and count the money and counts the money। और जो क्लर्क होगा वो चेक करेगा फॉर्म को, हमने जो आवेदन पत्र भरा है वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, वो चेक करेगा एंड काउंट गिनेगा द मनी, पैसों को। देन he loads the information in the computer and presses the final की। इसके बाद में जब हम ये फॉर्म उस क्लर्क को दे देंगे तो वो क्या करेगा, ही लोड्स द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर की। हमने जो भी इंफॉर्मेशन उस आवेदन पत्र के अंदर दी है वो सारी इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर में एंटर करेगा एंड प्रेसेस द फाइनल की। और जो अंतिम बटन है प्रोसेस के लिए यानी कि टिकट को बुक करने के लिए, वो बटन वो दबा देगा। इसके बाद में आगे लिखेंगे द प्रिंटर प्रिंट्स the information on the ticket। अब यहाँ तक की प्रोसेस होने के बाद में द प्रिंटर यानी कि वहाँ का जो प्रिंटर होगा वो प्रिंट्स छापेगा द इंफॉर्मेशन, सूचना को ऑन द टिकट, टिकट के ऊपर। आफ्टर इट the reservation ticket will give to us। फिर आगे क्या होगा, जब ये टिकट प्रिंट हो जाएगी उसके बाद में आफ्टर इट, उसके बाद में द रिजर्वेशन टिकट, जो रिजर्वेशन वाली टिकट है, विल गिव टू अस, वो हमें दी जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट। फिर हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, नाउ ए डेज द प्रोसेस, so nowadays we can get reservation online also। अब यहाँ पे हमने लिखा है नाउ अ डेज कि इन दिनों के अंदर हम जो रिजर्वेशन है यानी कि टिकट बुक कराने की जो प्रोसेस है वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है आप लिख सकते हो एक प्रोसेस के लिए।